सिर्फ इसलिए कि अकाल पड़ने के कारण में समय पर लगान नहीं दे सका, जेल में कोड़े बरसा बरसा कर मार दिया तुमने मेरे बाप को, तुम्हारी अंग्रेज सरकार ने। तो ये हमारी सरकार है, तुम्हारी नहीं। नहीं है हमारी सरकार, हरगिज नहीं और ना ही कभी होगी। जो सरकार किसानों की जमीन छीन कर उन्हें मजदूर बना दे, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार इंग्लैंड के माल को हिंदुस्तानी बाजारों में भर दे और यहाँ के दस्तकारों को बेरोजगार बना दे, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार गरीब जनता पर बोझ ढोने वाले राजा महाराजा का साथ दे, वो सरकार हमारी कैसे हो सकती है? जो सरकार हमारे लगान से बंदूकें खरीदे, हमारे लगान से फौजियों को नौकरी दे और उन्हीं के हाथों हमारा खून बहाए, बताओ वह सरकार हमारी कैसे हो सकती है? चल हमारे साथ थाने, अब तेरे भी जेल में चक्की पिसने के दिन आ गए। अब तू भी तेरे बाप की मौत मरेगा ऐसे जेल में। चल, मेरे बाप की मौत की आदत में मैं तारे खून पी जाऊंगा साले, कंपनी सरकार में उड़ के और तुम सभी गांव वासियों इसके लिए जिम्मेदार हो। अब कंपनी सरकार की फौज आएगी
और तुम सभी को ना पेड़ों पर लटका दिया तो हम भी कंपनी सरकार की सिपाही नहीं। चलो। अरे हीरा, ये क्या किया तूने? सुनो 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 मुनादी सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि कल का सूरज लंदन से ही उगेगा और कहीं से नहीं, और अगर इस सूरज ने कहीं और से उगने की कोशिश की तो उसे राष्ट्रों के अपराध में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सुनो 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 मुनादी सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि अब से इस धरती की सारी हवाएं केवल लंदन से ही बहेगी और कहीं से नहीं, और इस धरती की सारी घड़ियों का टाइम केवल लंदन से ही तय होगा और कहीं से नहीं। सुनो 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 मुनादी सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस दुनिया का एक ही केंद्र है और वो है ग्रीनविच, और इस धरती का एक ही रंग है, गोरा रंग। इस धरती का एक ही धर्म है, ईसाई धर्म, और इस धरती की एक ही भाषा है, अंग्रेजी भाषा, और इस धरती का एक ही ताज है, महारानी विक्टोरिया का ताज। सुनो 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 मुनादी सुनो, कंपनी सरकार की मुनादी सुनो। मुनादी है कि इस धरती पर एक ही राज है, अंग्रेजी राज। इस धरती पर एक ही राज है, अंग्रेजी राज। इस धरती पर एक ही राज है, अंग्रेजी राज। इस धरती पर एक ही राज है, अंग्रेजी राज। अरे लगता है अब हमें ये गांव छोड़ना ही पड़ेगा। और हम इस गांव में रह भी गए तो क्या ही कर लेंगे, भूखे मरेंगे, और भूखे मरने से अच्छा है कि हम इस जालिम सरकार से लड़कर मरे। अरे अब ये हमारे बीवी बच्चों को मार डालेंगे। अब ये हमारे बीवी बच्चों को मारे चाहे हमें मारे, लेकिन अब हमें यही रहना होगा और एकजुट होकर रहना होगा। हम एकजुट ही तो नहीं है, अगर एकजुट होते तो सैकड़ों सालों से गुलाम नहीं होते अंग्रेजी सरकार के। अब मेरा जो होगा सो होगा, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार तुम पर जुल्म ढाना नहीं छोड़ेगी। तुम इससे जितना दोगे या तुम्हें उतना ही कुचलेगी। हमारे देखते ही देखते इसने लगान 4 गुना कर दिया है, और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने पर भी कर लगा दिया इसने। अरे इस सरकारी कचहरिया न्याय करने के दफ्तर नहीं है, बेचारे गरीबों की जमीनें हड़पने और उनको जेल में डालने के अड्डे हैं अड्डे। यह गोरों की सरकार है, गोरों की। ऐसे बेरहम लोग हमने तो आज तक देखे नहीं है, इसलिए तो मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं तो अपने बाप की मौत मर जाऊंगा, लेकिन आप सबको इस गांव में जिंदा रहना है तो एक साथ लड़ना होगा, एक साथ। चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई चिट्ठी आई। अरे रुको रुको रुको, मैं सुनाता हूँ। सुनाओ। अरे कितना लंबा लव लेटर लिखा है हमारी भाभी ने। अरे मंगल पांडे, इस लव लेटर के कुत्ते पर कटने हैं इस बैरकपुर के छावनी के 4 महीने। अरे ये लव लेटर नहीं है, हम जिस कंपनी सरकार के फौजी बने हुए थे उसके जुल्मों की कहानी है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है सब गांव में? तुम खैरियत पूछ रहे हो गांव की? पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। बड़े भैया चरण स्पर्श, हम सब घर वाले आपकी कुशलता चाहते हैं। कम से कम आप तो ठीक रहे फौज में, उसे अपने गांव का जैसे राम ही रूट आपने जो रुपए भेजे थे उससे अंदाजा होता है, लेकिन लगान देने के लिए तो रुपए ही नहीं बचे। लगान की जमीन गिरवी रखकर चुकाया है, लेकिन काका की जमीन और दूसरे गांव वालों की जमीन तो पूरी हो गई है। एक दिन हीरा भैया का पुलिस वालों से किसी बात पर झगड़ा हो गया तो गांव में आप जैसे सैकड़ों फौजी आए, पूरे गांव पर ही धावा बोल दिया, सबके कोड़े लगाए और बेरहमी से पीटा। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो हीरा भैया सहित 4 लोगों को गोली से उड़ा दिया और उनकी लाशों को पेड़ों पे लटका दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम गलत बन गए फौजी इस कंपनी राज में। हम अपने ही भाइयों के दुश्मन बन गए इस फौज में। ये कंपनी राज हमें रोज बर्बाद कर रहा है और एक न एक दिन ये हमें कंगाल कर छोड़ देगा। अरे मंगल पांडे, आगे भी तो पढ़ने दो। काफी लोग तो डर के मारे गांव छोड़कर इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कई गुवाड़ियाँ सुनसान हो गई हैं। ये लोग हमें पैसों से ही कंगाल नहीं बना रहे, हमारा धर्म छुड़वाकर हमें ईसाई बनाना चाह रहे हैं। पास के रामपुर गांव में कोई नया स्कूल खुला है जिसमें बच्चों को बहकाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान ही बने रहोगे तो जिंदगी में एक पर एक आपत्ति आती जाएगी और अगर ईसाई बन गए तो तुम सब पूरी तरह सुखी हो जाओगे। यहाँ भी तो हमें एनफील्ड राइफल दी जा रही है
जिसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी है, और हमारा धर्म भी भ्रष्ट करने के लिए, उसे मुंह से खोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ भी तो हमें अपनी धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या ऐसी लड़ाई जैसे मेरे गांव के लोगों ने लड़ी थी? इन लोगों ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया उस लड़ाई में और 4 लोगों को गोली से उड़ा दिया। हाँ, ऐसी ही लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम फौजी होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे ही गांव के निहत्थे लोग हमारे ही हाथों गोलियों से भून दिए जाते रहेंगे और पेड़ों से लटका दिए जाते रहेंगे। ये थोड़े से अंग्रेज लोग हमारे ही लोगों की चमड़ियां उधड़वा रहे हैं। और ये कहानी एक ही गांव की नहीं है। 1 महीने पहले मेरे गांव के 7 लोगों की गोली निकाली इन लोगों ने। लेकिन हम सैनिक हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बड़ी मुश्किल से तो ये नौकरी पाई हमने। अगर हम विद्रोह कर देंगे तो हमारी ये नौकरी तो जाएगी, उल्टे हमें जेल और भोगनी पड़ेगी। ना भैया, मैं इस सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। अगर हम दूर का सोचे तो हम सब सैनिक हैं और लड़ना हमारा धर्म है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन तुच्छ अंग्रेज लोगों को लड़े या अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए। मंगल पांडे ठीक कहता है, ये कंपनी राज एक न एक दिन हमारा भी खून लेकर रहेगा। हम अच्छी तरह समझ ले षड्यंत्र को कि ये राज हमको हमारे ही लोगों से बढ़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी हमारे गांव वाले मरेंगे और कभी हम फौजी मारे जाएंगे। तो आखिर हम फौजियों को एक न एक दिन मरना ही होगा। लेकिन सवाल ये है तो विदेशी कंपनी राज को बचाने में मरे या अपने देश को बचाने में। तो आप सब में से कितने जवान हैं जो कल के कल मेरे साथ एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर देंगे? तो हम हमारे देश के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर रहेंगे। हम लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। हम लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। हम हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं, इसलिए हम इसकी चर्बी मुंह में नहीं ले सकते। ये हमारा ऑर्डर है। तुम आर्मी का डिसिप्लिन नहीं जानते। सूअर की औलाद तो तुम और तुम्हारा बाप, तुम हमें डिसिप्लिन सिखाओगे? इस सारी दुनिया में भेड़ियों की तरह हम लोगों का खून पी रहे हो तुम अंग्रेज लोग, और तुम हमें डिसिप्लिन सिखाओगे? और 8 अप्रैल 1857 को अपने ही देश में अपने ही लोगों की आजादी और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए
कंपनी सरकार के अफसरों ने मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में हिंदुस्तान की धरती पर 8 अप्रैल को होगा वह सूरज मंगल पांडे की शहादत का संदेश लेकर हर एक सैनिक छावनी में आग भर गया। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में चर्बी वाले कारतूस लेने से मना करने पर 85 सैनिकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया गया। और फिर शुरू हुआ मेरठ छावनी में सैनिकों का विद्रोह। पर तेरी शामत आई कंट्रोल में आ गया है। मैं पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र हूँ। दत्तक होने के सारे कागजात और रस्मों रिवाज के सारे सबूत है मेरे पास, इसलिए पेशवा बाजीराव के बाद पेशवा मैं हूँ। कंपनी मेरे राज्य को अपने अधिकार में नहीं ले सकती। कंपनी का कानून है कि अगर किसी राजा की औलाद नहीं है तो कोई भी राजा किसी को गोद नहीं ले सकता। लेकिन ये कानून सरासर गलत है। लक्ष्मी भाई, तुम कौन होती हो इस कानून को गलत बनाने वाली? और तुम कौन होते हो इस देश के लिए कानून बनाने वाले? लक्ष्मी, तुम विधवा हो, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, इसलिए लक्ष्मी झांसी का राजा तुम्हारा नहीं है, वह कंपनी का है। लेकिन ये कंपनी होती कौन है झांसी पर राज करने वाली? लक्ष्मी, यू मस्ट नो, अब पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह तो बहादुर शाह जफर है और उन्हें दिल्ली में आजाद करवा लिया गया है। और कंपनी राज की लूट से पूरे हिंदुस्तान की प्रजा तंग आ चुकी है। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी को कंपनी राज से आजाद रखूंगी। कानपुर भी नाना साहब के अधीन रहेगा और कंपनी राज से आजाद रहेगा। और अब हम हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर के नुमाइंदे होंगे, कंपनी राज के नहीं। लक्ष्मी, तुम तो एक औरत हो, औरत होकर हमसे लड़ोगी कैसे? फिरंगियों, हिंदुस्तान की औरतें विक्टोरिया रानी की तरह केवल ताज पहनने के लिए पैदा नहीं होती, वे अपनी कोख से शेरों को पैदा करती है और खुद शेरनियों की तरह लड़ती भी है। तुम ब्रिटेन के मर्दों, अब तैयार हो जाओ एक हिंदुस्तानी औरत से युद्ध लड़ने के
होके लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को बाहर ले जाएगा। ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। ये है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1857 के विद्रोह को नजदीकी से देखा है। इन्होंने लंदन में रहकर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात गरीबी और भारत में अंग्रेजों का गलत शासन, जिसमें इन्होंने तथ्यों के साथ यह साबित किया है कि भारत आज इसलिए गरीब है कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं और शोषण के धन को भारत से ब्रिटेन ले जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। हाँ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। दोस्तों, यह है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है, किंतु ब्रिटिश उच्च अधिकारियों द्वारा इन्हें बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से इस सर्विस से हटा भी दिया गया है। इन्होंने 1876 में अन्य राष्ट्रवादियों के साथ कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन संस्था की नींव रखी है। ये है गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी रगों में स्वतंत्रता का खून बहता है और आगे चलकर ये कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व भी करेंगे। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। ये उनके पिता हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल में 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई ताकि समस्त भारतीय एकजुट होकर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। ये है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कलकत्ता के लीडिंग बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1885 के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। और अब इन सब का परिचय लेने के बाद कांग्रेस के इस जंग के समय मालूम है आप अब किन का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आप इंतजार कर रहे हैं एओ ह्यूम का, भारतीय इतिहास में एक अच्छे खासे विवादास्पद व्यक्ति का। क्योंकि इनकी चमड़ी गोरी है, ये इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने इन पर शक किया कि इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के जन आक्रोश को ठंडा करने के लिए कांग्रेस बनाई, एक सेफ्टी वाल की तरह। और ब्रिटिश इतिहासकार पर इसलिए शक करता है कि इन्होंने कांग्रेस को बनाकर ब्रिटिश राज के दमनात्मक प्रहार से इंडिया को बचा लिया है, तड़ित चालक की तरह। आज इन सब संदेह और विवादों के बीच आप सब लोगों के बीच ये अपने दिमाग का सच बयां करना चाहते हैं। जब दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते तो आप भी बताइए सभी अंग्रेज भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतिहास में तमीज होनी चाहिए कि वह एओ ह्यूम और जनरल डायर में अंतर करना सीखे, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद में फर्क करना सीखे। इन्होंने अपने देश इंग्लैंड के लोगों से अपील करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों, आपका पेट अच्छी तरह से भरा हुआ है, आप मजे की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप भारत के संकीर्णता की भूख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पता है भारत की गरीब लोगों के हिस्से में है मेहनत और केवल मेहनत, भूख और केवल भूख, बीमारी और केवल मौत। भारत की गरीब जनता के प्रति कोई गहरा दर्द मेरे अंदर हमेशा से सुलगता रहा है और ये कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन मेरे उसी दर्द की संतान है। इसीलिए तो मेरे ही देश की ब्रिटिश नौकरशाही ने मुझे देश निकाला देकर इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया है ताकि कांग्रेस को कुचला जा सके।
बहरहाल मेरी बिटिया इस कांग्रेस को मैं अब इंडियंस के हवाले करता हूँ और देखता हूँ आप लोग इसे कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। मिस्टर गोखले, भारत का व्यक्ति शांति के साथ जीता है, शांति के साथ मेहनत करता है और एक दिन शांति के साथ ही मर जाता है। और यह सब ब्रिटेन के शोषण पर शासन के कारण ही हो रहा है। हमें इन किसानों को सुदखोरों से बचाना है, हमें कृषि बैंक बनाने हैं, हमें स्कूल और अस्पताल चाहिए। दादा भाई नौरोजी, हमारी मनुष्यता महानता की जिन ऊंचाइयों को छूना चाहती है, यह ब्रिटिश राज हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। हमारी प्रशासकीय और सैन्य योग्यताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और हम अपने ही देश में लकड़ी काटने वाले या कुओं से पानी निकालने वाले के रूप में मजदूर बनकर रह जाएंगे। मैंने रूसों को पढ़ा है और वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु व्यवस्था ने उसे बेड़ियों में जकड़ा है। और ये गलत है कि हम भारतीयों को विदेशियों के हाथों गुलाम रहना लिखा है, और यह भी गलत है कि हम भारतीयों का धर्म और सामाजिक जीवन यूरोप की तुलना में पतित और असभ्य है। लेकिन देश में हमारे स्तर पर बचे हुए हैं, जनता में गहरा ज्ञान है। सुरेंद्रनाथ मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बिल्कुल गोखले साहब। इस समय हमारी जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है। वे आजादी के मूल्यों को तो समझते ही नहीं, किंतु राजनीतिक सच यह है कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए। लेकिन ये भारत के हित में चल ही कैसे सकता है जब तक इसमें स्वयं भारतीय भागीदार न हो। बिल्कुल गोखले साहब, अभी हम अंग्रेजों से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी हमें भारत की जनता में राष्ट्रता की भावना जगानी चाहिए और उस भावना को मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हम फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम हर हाल में जीतेंगे। हम जिए या मरे, हम हर हाल में जीतेंगे। हाँ, हम हर हाल में जीतेंगे, हम हर हाल में जीतेंगे। वंदे वंदे हम क्रांतिकारियों को अपनी जनता में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा करनी चाहिए। तो क्या कहते हो साथियों? हम भारतीय भूखे मर रहे हैं इन अंग्रेजों के शोषण के कारण। हमें भूखे मरने की बजाय अपने देश को आजाद कराने के लिए इन अंग्रेज शत्रुओं को गोली से उड़ा देना चाहिए और जरूरत पड़े तो खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। क्या कहते हो साथियों? हाँ, मैं तो कहता हूँ कांग्रेसियों के बूढ़ेपन से कुछ नहीं होगा। हम सबको नौजवानों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर उन्हें हथियार चलाना सिखाना चाहिए ताकि वो अंग्रेजों को चुन चुन के मार सके। क्या कहते हो? हम छापा मारे या डाका डाले, उससे धन इकट्ठा करें, उससे हथियार खरीद के इन अंग्रेजों में इतनी दहशत पैदा कर दे कि ये खुद भयभीत होकर हमारा देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए। तो क्या कहते हो साथियों? इन अंग्रेजों को कांग्रेसियों की तरफ बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, इनकी जी हजूरी करने से कुछ नहीं होगा, इनकी याचना करने से कुछ नहीं होगा। ये हम पर पशुबल से शासन कर रहे हैं, हम भी केवल और केवल पशुबल से इनके चंगुल से छूट सकते हैं। क्या कहते हो साथियों? अरे इस देश में अंग्रेज कुल 1.5 लाख ही हैं। हम चाहे तो एक ही दिन में ब्रिटिश राज को ढा सकते हैं। क्या कहते हो साथियों? हमारी गुलामी की समस्या का समाधान केवल और केवल जनता की शक्तिशाली बाजुओं में है। हम क्रांतिकारियों को हम भारतीय जनता को 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाकर इन ब्रिटिश राज को खत्म करना होगा। ताकत का मुकाबला ताकत से करना होगा, गोली का जवाब गोली से और बम का जवाब बम से देना होगा। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे में प्लेग मिशनर रेड्डी की हत्या कर दी। 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने की कोशिश की गई। 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर में भ्रष्ट अधिकारी जेम्स फोर्ड के पर हमला कर दिया। फोर्ड उस समय वहां मौजूद नहीं थे, तो बच गए, पर लेडी कैनेडी मारी गई। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के वायसराय हार्डिंग्स पर बम फेंका गया। वायसराय घायल हो गया, उसका अंगरक्षक मारा गया। बम फेंकने वालों में अमीर चंद्र बंसत कुमार विश्वास के साथ साथ राजस्थान के शाहपुरा के प्रताप सिंह बारट भी शामिल थे। वंदे मातरम।
जनरल रहे। इनके वक्त भी भारत में 50 लाख लोग अकाल में मारे गए। 1904 के समाचार पत्रों के मुंह पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की पट्टी बांध दी गई। इन्हीं के शासन में 1905 में षड्यंत्र पूर्वक बंगाल के टुकड़े कर दिए गए। पहले आप लॉर्ड कर्जन और उसके माध्यम से अंग्रेज जाति के उस घमंड को समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से हम 150 वर्षों से प्रशासित और पीड़ित रहे हैं। खबरदार, केवल अंग्रेज ही इंडिया पर शासन करने के लायक है, तुम इंडियंस नहीं। गॉड ने हम अंग्रेजों को ही शासन करने के लिए चुना है और तुम इंडियंस इसे कान खोलकर सुन लो कि इंडिया को फ्रीडम देना गॉड की इच्छा के अगेंस्ट है। गोखले जी जिंदाबाद, गोखले जी जिंदाबाद, गोखले जी जिंदाबाद, गोखले जी जिंदाबाद। सुना मित्रों, ये अंग्रेजों का माइंडसेट। सन 1900 में इस प्रतिक्रिया के दौरान अंग्रेजों में दो तरह के माइंडसेट तैयार हुए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल के प्रतिनिधि है गोपाल कृष्ण गोखले, जो ब्रिटिश राज का विरोध करने का भी कोई खतरा नहीं उठाना चाहते हैं। और गरम दल के प्रतिनिधि है बाल गंगाधर तिलक, जो सोचते हैं अंग्रेजों से विद्रोह करने में स्वतंत्रता मिलेगी। यह है 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन जिसने कांग्रेस को दो दलों में विभाजित कर दिया और यहाँ नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले भाषण कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का साथियों। तिलक साहब, हमें भारत में ब्रिटिश राज के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए क्योंकि एक तो ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान में अच्छा काम किया है और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश शासन का अभी कोई विकल्प भी नहीं है और अभी बहुत समय तक यह हो भी नहीं सकता। क्या कहते हो साथियों? नहीं गोखले जी, हमारे शासन का विकल्प ब्रिटिश राज्य हरगिज नहीं होना चाहिए। हमारे शासन का विकल्प होना चाहिए हमारा अपना राज्य स्वराज। गोखले जी, हमारे देश में ब्रिटिश शासन को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही हम कांग्रेस में इंजी हुजूरी करने वाले पिपलेपन को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी कांग्रेस सन 1906 में स्वराज का फैसला किया था और हम इस फैसले से कतई पीछे नहीं हट सकते। आप धर्मपत्तियों की नीति विनाशकाली है और हम आपकी बातों से कतई सहमत नहीं है। हम स्वराज चाहते हैं और स्वराज आप धर्मपत्तियों की समझ से नहीं आएगा, स्वराज हमारे अपने संघर्ष से आएगा। क्या कहते हो साथियों? ये तिलक कांग्रेस में उस आग को जला रहे हैं जिससे कांग्रेस जलकर राख हो जाएगी। ये देशभक्त नहीं देशद्रोही है, इन्होंने अपना मुंह काला कर लिया है। भगवान बचाए ऐसे देशभक्तों से। गोखले जी गोखले जी सभा शुरू की जाए। अरविंद जी, आप सभी लोग मुझे महर्षि अरविंद के नाम से जानते हैं, किंतु मेरा नाम है अरविंद घोष। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बीच मेरे दिमाग की नसों में बहते हैं। मेरा मानना है हमारे सभी आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है स्वतंत्रता। राष्ट्रता भी एक धर्म है जो भगवान से आता है। राजनीति स्वतंत्रता हमारी ऑक्सीजन, आजादी हमारी सांस। अगर हमें जिंदा रहना है तो आजादी चाहिए आई। विपिन चंद्रपाल, आजादी के बारे में आपका क्या विचार है? अरविंद घोष, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज सरकार मुझसे कहे ये लो स्वराज तो मैं कहूँगा ऐसी मेहरबानी के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेना चाहता जो मैंने खुद के अपने हाथों से ना प्राप्त की हो। लाला लाजपत राय, पंजाब के साथी, आजादी के बारे में क्या विचार रखते हैं? अरविंद बाबू, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हमें भीख से गढ़ना है। अंग्रेजी सरकार से अपील करने वाले लोगों का मुख बंद करना चाहिए और भारतीय जनता से अपील करने वाले लोगों का मुख खोलना चाहिए। सरकार से हमें भीख मांगना बंद करना चाहिए। तिलक महाराज, महाराष्ट्र के लोग इस बारे में क्या सोच रखते हैं? लाला लाजपत राय, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हमारी समस्याओं का समाधान इन अंग्रेजों से प्रार्थना करते रहने से नहीं होगा, बल्कि इनका बहिष्कार करने से होगा। हालांकि हमारे पास हथियार नहीं है, किंतु हमें हथियारों की जरूरत भी नहीं है। बहिष्कार ही हमारा जबरदस्त राजनीतिक हथियार होगा। हमें मालूम है कि हमारे ऊपर यह सारा शासन मुट्ठी पर अंग्रेज करते हैं और वह भी हमारी मदद से। हम उनकी मदद बंद कर दे और हमारा शासन हमारे अपने हाथों में होगा। हम अंग्रेजों से साफ तौर पर स्वराज की मांग कर रहे हैं। हम जिस दिन भी अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेंगे, स्वराज आ जाएगा। स्वराज मुझे अंग्रेजों की खैरात के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको लेकर रहेंगे। क्या बोलते हो साथियों? गांधी बाबा जिंदाबाद, 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 गांधी बाबा जिंदाबाद।
रंगोटी में आ जाएंगे। देश के अंदर चौरों पर लगी मूर्तियों को हर साल की जो मालाएं पहनाते हैं, लेकिन ऐसी मालामाली से हम नहीं जान सकते और हर साल की 20 जनवरी को राजनाथ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वैष्णव बच्चों से दिल्ली के बजट करते रहते हैं, नहीं जान सकते। इसलिए तो हम सिर्फ अपने भीतर महसूस करते हैं कि हमारे अपने भीतर एक इंसानी संवेदना की तरह, एक भावना की तरह दुनिया हम सभी को तरह तरह से डराती है। हिमालय की तरह अड़ी निश्चल तो आप गांधी को जान सकते हैं। अगर आप स्वार्थ को छोड़कर बुराई को जान सकते हैं, ही नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा को छोड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुक सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। आप अपनी आत्मा को टटोले, ना कि अपने साथ को। अपनी आत्मा को बहुत डर की आपकी जिंदगी का कौन सा रास्ता तो सही है और कौन सा रास्ता गलत। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अगर आप सही रास्ता चुन सकते हैं, तो आप इस व्यक्ति को जान सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करना मारना पशु है। आप सबके अंदर एक पशु है, दरिद्र पशु जो आपसे ये हिंसा करवाता है। अगर आप इस हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपना सकते हैं और दूसरों के द्वारा दुर्व्यवहार करने पर भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए सहन कर निर्भीकता से अहिंसा का साथ दे सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। अगर आपके जीवन में जब कभी निर्णय लेने का अवसर मिले तो आप अपने स्वार्थ में नहीं ले, बल्कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के स्वार्थ में भी नहीं ले, बल्कि किसी गरीब ऐसे व्यक्ति के हित में ले, तो आप इस महात्मा को जान सकते हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी अपनी अंतरात्मा की सत्य और अहिंसा का पहला परिचय बिहार के चंपारण किसान आंदोलन में देने जा रहे हैं। गांधी बाबा जिंदाबाद, 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 हरगिज नहीं बोओगे, तुम चावल ही बोओगे। नहीं,
हम चावल नहीं बो सकते, हम नील ही बोएंगे। हम नील ही बोएंगे। नहीं, तुम लोग नील नहीं बोओगे। ये लोग हमें जेल में डाल देंगे। जेल में डाल देंगे। हाँ, आप लोग फिर जेल में रहोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये लोग हमारे घर जला देंगे। घर जला देंगे। आप लोग फिर छप्पर बांधोगे, लेकिन नील नहीं बोओगे। ये लोग हमारी जमीनें हड़प लेंगे। जमीनें हड़प लेंगे। मैं तुम्हारी जमीन का मुकदमा लड़ूंगा, तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलाऊंगा, लेकिन आप लोग नील नहीं बोओगे। आप तो वापस चले जाओगे और ये हमारी जमीनें फिर से हड़प लेंगे। फिर से हड़प लेंगे। तुम डरो मत, तुम अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो। मुझे बताओ, ये जमीन है किसकी? हमारी। इस जमीन पर क्या बोए, क्या नहीं, इसका फैसला किसे करना चाहिए? हमें। यदि अंग्रेज अपने ज्यादा मुनाफे के लिए आपको चावल के बजाय नील बोने पर मजबूर करते हैं, तो इसमें गलती आपकी है या अंग्रेजों की? तो आपको गलत चीज का साथ देना चाहिए या सही चीज का? सही चीज का। तो आपको नील बोनी चाहिए कि नहीं बोनी चाहिए? नहीं बोनी चाहिए। और नील नहीं बोने का ये फैसला आप में से कुछ का है या चंपारण के सभी किसानों का? चंपारण के सभी किसानों का। लेकिन ये अंग्रेज हमें डंडों से मारते हैं और डंडे से मेरे बहुत दर्द होता है। हाँ, होता है डंडों से दर्द, लेकिन तुम अपने गुलामी के दर्द को समझो। तुम तुम्हारे भूखे बच्चों पर हो रहे अत्याचार के दर्द को समझो। तुम्हारे भूखे बच्चों पर हो रहे दर्द के सामने तुम्हारे शरीर पर पड़ने वाले डंडों का दर्द कुछ भी नहीं। डंडे खाते समय तुम महसूस करो कि तुम सच्ची बात के लिए लड़ रहे हो, और सच्ची बात की इस लड़ाई में तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। गांधी बाबा जिंदाबाद। गांधी बाबा जिंदाबाद। तुम फिर चावल बने रखे, तुम चावल नहीं नील बोगे। नहीं, हम नील नहीं बोएंगे, हम चावल बोएंगे। तुम नील ही बोगे। नहीं, हम चावल बोएंगे। और इन्हें जिंदाबाद। 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 चंपारण के इस किसान आंदोलन से मेरे जहन में दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से साफ हुई हैं। पहली बात यह कि एक ईमानदार इंसान का बड़ा सपना क्या होना चाहिए। उसका बड़ा सपना कोई पद, प्रतिष्ठा या पैसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। उसका बड़ा सपना होना चाहिए कि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर ऐसे ही गरीबों के लिए लड़ाई लड़े। अब मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक ऐसे ही गरीबों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरी बात जो मुझे स्पष्ट हुई है वो ये है कि अगर मुझे नंगी पीठ वाले गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है तो मेरी पीठ पर ये भारी भरकम कपड़े शोभा नहीं देते। वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेरे कहे जिस भीड़ परारी जान ले। पर दुखे उपकार करे, उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहे जिस भीड़ परारी जान ले। वैष्णव जन तो तेरे कहे। महात्मा गांधी जिंदाबाद। महात्मा गांधी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत देश वापस लो। भारत देश वापस लो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, 1919 की आज 13 अप्रैल है। आज बैसाखी के इस पवित्र दिन पे हम हमारे भाई
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। इस अंग्रेजी राज ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में हमारे नेक के स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई हैं, गोलियां दागी हैं। अंग्रेजों के इस क्रूर अन्याय को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, दूसरों की धरती पर आकर लोगों को गुलाम बनाना एक अपराध है और अपराध का विरोध करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं और सभी देशभक्त हैं। हम बेड़ियों में जकड़ी इस भारत माता को आजाद कराकर ही दम लेंगे। हम हड़ताल करेंगे, हम सरकारी काम नहीं करेंगे, अंग्रेजी चीजें काम में नहीं लेंगे, हम मौन रहेंगे, हम उपवास करेंगे, लेकिन सरकारी न्यायालयों में वकालत नहीं करूंगा और मेरे साथी देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, आसिफ अली आदि सभी वकील साथी मिलकर इन सरकारी न्यायालयों में वकालत नहीं करेंगे और हम सभी वकील साथी मिलकर इन सरकारी न्यायालयों को नहीं चलने देंगे। मैं जमनालाल बजाज, व्यापार से मैंने जो भी मुनाफा कमाया है, वकालत न करने वाले देशभक्त वकीलों के लिए, उनका घर चलाने के लिए सालाना 1 लाख रुपए भेंट करता हूँ। मैं दूसरी सरकार में वसूलता हूँ। यह सरकार मेरे ही देश की गरीब जनता पर मेरे ही द्वारा अन्यायपूर्ण कानून लागू करवाती है। मैं ऐसी गुरु सरकार की जनता विरोधी कानूनों से सहमत नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस सरकारी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। हम देसी चीजें खाएंगे, देसी कपड़ा पहनेंगे और विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। हम ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इन सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे। हम भारतीयों द्वारा स्थापित काशी विद्यापीठ में पढ़ेंगे। बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित इन सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करते हैं।
हम अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं और हमारा ये विरोध अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। अंग्रेजी राज के प्रति ये विरोध अब गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। अब कोई भी हिंदुस्तानी अपने ऊपर जुर्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी हिंदुस्तानी अंग्रेजी राज के विरोध में शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घर घर जाकर सूत काटेंगे, खादी पहनेंगे, लेकिन विदेशी कपड़े पहनकर अपने शरीर का अपमान नहीं करेंगे। भारत माता की जय। हम अंग्रेजी सरकार का ये जुर्म हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान गांव में बसता है। हम गांव-गांव जाएंगे और लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया जानलेवा अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय। दुनिया की आजादियों के इस लंबे इतिहास में गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अद्भुत प्रयोग था। इसमें 40 लाख स्वयं सेवक तैयार किए गए, 20,000 चरखे बनाए गए। इस आंदोलन में न्यायालय वकीलों से खाली हो गए, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज विद्यार्थियों से खाली हो गए, सरकारी कार्यालय कर्मचारियों से खाली हो गए। सभी जगह सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई। 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चोरा-चोरी गांव में हिंसा हो गई। जनता के उग्र जुलूस से चोरा-चोरी गांव के थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। चोरा-चोरी के किसानों आवाज दो, हमें हमारा राज दो। चोरा-चोरी के किसानों आवाज दो, हमें हमारा राज दो। चोरा-चोरी के किसानों आवाज दो, हमें हमारा राज दो। पूरा देश स्वराज चाहने के लिए तड़प रहा है। लोगों के सीने में आजाद होने की आग सुलग रही है, लेकिन चोरा-चोरी काम की तरह ये आग भी हिंसा के रूप में बाहर आ गई तो अंग्रेज हमारे हिंसा का आंदोलन को कुचल देंगे। लेकिन सरकार हिंसक है, लगातार हम पर गोलियां बरसाती है, तो हम अहिंसक कैसे हो सकते हैं? सरकार जनता पर हिंसा की होती है। मैंने ब्रिटिश सरकार के इस अन्याय को अफ्रीका में भी देखा है और यहाँ तो भोग ही रहे हैं। हम भोग चुके हैं जलियांवाला बाग में भी चलने लहर की बर्बरता को। आज पूरी दुनिया में अंग्रेजों से हिंसा में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन हम भारत के लोग अंग्रेजों की तरह हिंसक कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार हम पे अत्याचार करे तुम क्या करे? तो हम अंग्रेजों की तरह हिंसक तो नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, हम भारत के लोग पश्चिम नहीं बनना चाहते। पश्चिम का रास्ता स्वार्थ का तगड़ा रास्ता है, वह हिंसा का क्रूर रास्ता है, वो युद्धों का रास्ता है और सबके विनाश का रास्ता है। हम भारत के लोग सदियों से चले आ रहे अहिंसा और सत्य के विशाल मार्ग को नहीं छोड़ सकते। हालांकि हमारे कार्यकर्ता अहिंसा के पाठ को समझने में भी कच्चे हैं, इसलिए वे अंग्रेजी राज की हिंसा का जवाब हिंसा से देने लगते हैं, लेकिन इससे हमारा वास्तविक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी मृत्यु का वर्णन कर सकता हूँ, किंतु मेरे द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो सकता। मैं चोरा-चोरी गांव में की गई हिंसा के बाद इस वास्तविक आंदोलन को वापस लेता हूँ। मिस्टर गांधी, सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। साइमन कमीशन
परमिशन किसने दी? ये देश हमारा है, हमें यहाँ किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। You bloody Indian, मुझसे जबान लड़ाता है। Officers, लाठी चार्ज! Officers! Officers! इस अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने मुझ पर लाठियां बरसाई है। मैं चैलेंज करता हूं कि ये लाठियां एक दिन इस सरकार को ले डूबेगी। मैं घोषणा करता हूं कि ये अंग्रेजी राज्य की सेना की ताबूत की अंतिम चीज साबित होगी। नहीं तो ये मुट्ठी भर राजा आजादी के बाद भी गरीबों का खून चूसते रहेंगे। बिल्कुल वो कहते हैं गरीबों के शोषण का खात्मा होगा बंदूक की नोक से ही। ये तो घमंडी कहना कि इसमें जा ही समझते हैं, इनको मार के ठीक करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले सांडस को ठिकाने लगाना होगा। साइमन कमीशन वापस भिजाना है तो अपनी लाश छोड़ के चले गए इस दुनिया से।
सरकार लगातार हम पर कितना अन्याय करती आ रही है। ये अंग्रेज हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, लेकिन हमारी फांसी इस देश को आजाद कराएगी। अंग्रेज सरकार चाहे फांसी पे लटका दे, हम नौजवान को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। हम नौजवानों ने इस संघर्ष में खुशी से भाग लिया है, हिम्मत से भाग लिया है। हमें फांसी पर लटक जाने का गर्व है। देश के हर नौजवान की ऐसी हिम्मत पर गर्व होगा। लंदन में बड़ी ब्रिटिश सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर उन्हें फांसी फंदे पर लटकाए तो इस देश का हर नौजवान फांसी का बदला लेगा और वे ब्रिटिश राज को एक नाइट फांसी के फंदे पर लटका देगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। ब्रिटिश राज से विद्रोह करने के जोर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है। To be hanged till death। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही एक निशा होगा। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजू एक का दिल में है। लिख रहा हूँ मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है मेरा तुम सबसे, मेरे जाने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। खून से कहने होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है शोर कितना बाजू एक मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे। साथियों अब तुम